नमस्कार, मैं हूं सचिन। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आप सभी का स्वागत है। देश कोरोना से लड़ रहा है, एकजुट है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि जान भी जहान भी, लेकिन लॉकडाउन के जरिए जारी लड़ाई के बीच बड़ा सवाल यह है कि देश कोरोना से लड़े या फिर लॉकडाउन तोड़ने वालों से। और अब तो जो तस्वीर पंजाब के पटियाला से आई है वो बेहद खौफनाक है, डराने वाली है, क्योंकि यहां ये देखिए, यहां लॉकडाउन तोड़ने वाले इतने बेखौफ हो गए, पुलिस ने रोका, रुके नहीं, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। और पुलिस वाले ने जब उसको नीचे उतारा तो इस निहंग सिंह ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और हाथ तक, ये देखिए, कृपाण से हमला किया और हाथ काट दिया। कोरोना से लड़ रहे कर्मवीरों को कहीं पत्थरबाजी का शिकार होना पड़ रहा है, कहीं बदसलूकी का, कहीं अपमानजनक बातें सुननी पड़ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पूरा देश पूछ रहा है कि देश में कोरोना योद्धाओं से युद्ध क्यों? कब तक ये तस्वीरें आती रहेंगी? 1, 2, 3 तस्वीरें नहीं, लगातार हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंदौर की तस्वीर आपने देखी, डॉक्टर्स की टीम वहां पर जाती है, पत्थरबाजी डॉक्टर्स पर कर देते हैं, थूक फेंकने लगते हैं। पुलिस की टीम मुजफ्फरनगर यूपी में इलाज कर रही है, लेकिन वहां पर जमाती क्या करने लगते हैं? वहां पर जो है पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर देते हैं, लोगों को हटा देते हैं। कन्नौज की तस्वीर हमने देखी। पटियाला में आज अगर पुलिस ने रोका, अपनी ड्यूटी वो कर रहा था, सिर्फ इतना कहा कि कहां आपके पास अगर है कोई कर्फ्यू पास तो दिखाइए, तो ना केवल पुलिस पर हमला किया बल्कि पुलिस वाले का हाथ तक काट दिया। तो देखिए कितनी ये भयावह तस्वीरें। और हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना वॉरियर्स पर ये युद्ध क्यों, कब तक उनको अटैक किया जाएगा? आरपी सिंह, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के हमारे साथ है। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर रवि मलिक हैं, संयुक्त सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। वसीम रिजवी हैं, अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड। मुजीबुर रहमान हैं, सदस्य तबलीगी जमात। और विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब तक ये तस्वीरें जितनी आ रही थी, मैंने 6 तस्वीरें दिखाई, मेरठ से आती, कानपुर से आती, मुजफ्फरनगर से आती हैं, और अब हाथ तक काट दिया। अब तक सिर्फ गुस्सा आता था सर, अब तो ऐसे आता है कि सर ऐसा तो कोई क्रिमिनल नहीं कर सकता, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। आरपी सिंह, आवाज आ रही है आपको? जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये कोई धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, ये कोई मैं कह सकता हूँ एक किस्म के गुंडा एलिमेंट है जिन्होंने इस प्रकार की घटना करी। और इस समय पुलिस वालों पर या डॉक्टरों पर हाथ उठाना किसी भी ढंग से ठीक नहीं है, किसी भी परिभाषा में ठीक नहीं है। और पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नहीं, लेकिन सर 1 तस्वीर आए, 2 तस्वीर आए, 3 तस्वीरें आए, पूरे देश से अगर ऐसी ही तस्वीरें आए तो कहीं ना कहीं हमें भी लगेगा ना कि जो कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, कोरोना के खिलाफ कोरोना वॉरियर्स हैं, हम शायद उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सर, ये जिम्मेदारी तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार की है ना सर? बिल्कुल ठीक बात है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेवारी है। और जहां लोकल गवर्नमेंट उनकी जिम्मेवारी की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और पुलिस का डर भी रहे। और इसलिए भी डर है कि ये लड़ाई कोई पुलिस वालों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई। पुलिस वाले लड़ रहे हैं, डॉक्टर लड़ रहे हैं, और जो लोग बाकी लोग इस समय अपनी जान हथेली पर रखकर इंतजाम में लगे वो लोग लड़ रहे हैं। इसलिए जो भी इस प्रकार की कार्रवाई करे, जो भी इस प्रकार की घटना करे, जो भी पुलिस पे डॉक्टर पे हाथ उठाए, उनकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की जो सख्त से सख्त धारा है उनके खिलाफ लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहसीन, जब पहला केस आया था, मुझे याद पड़ता है जमात का, गाजियाबाद से जब केस आया था कि लोग थूक रहे हैं, लोग जो है वहां पर बदतमीजी कर रहे हैं, तब वहां पर एक बहुत बड़ा सेक्शन शुरू हो गया था कि देखिए एक तमाम वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, विशेष धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। अगर उस वक्त ही कह दिया होता कि कोई अगर कोरोना वॉरियर्स पर अटैक करता है, ही शुड बी डील्ड स्ट्रांगली, और वो क्रिमिनल ही है, तो मुझे नहीं लगता कि आज किसी की हिम्मत होती कि आज किसी पुलिस वाले का वो हाथ काट देता। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। तहसीन, आवाज आ रही है आपको? लगता तहसीन की आवाज में कुछ दिक्कत है, मैं दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे यही सवाल जो मैं आपसे पूछूं, आप हर रोज आते हैं, अगर यही सवाल जो मैंने तहसीन से पूछा वही मैंने आपसे पूछा होता, अगर उस वक्त ये नहीं किया जाता कि अगर पोर्ट्रे कर रहा है, किसी विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि ये तो क्रिमिनल है सर,
वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद में हो। मैं आपको इसका बहुत सही जवाब दूंगा। अगर फेक न्यूज चला के इस चीज को आम नहीं किया होता कि हाँ थूकना एक आम बात है, मारना एक आम बात है, उसमें से बाद में खुद पुलिसों ने, इवन गाजियाबाद वाले मामले को पुलिस ने खुद फेक कहा, उनका जो ट्वीट उन्होंने किया, तो उस तरीके से अगर आम नहीं बनाया होता, इसको मजाक नहीं बनाया होता डॉक्टरों के साथ, इस तरीके की चीजों को, उसमें से कुछ तथ्य जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जितने भी प्रूव हुए वो सारे फेक उसके अंदर हुए, तो एक मजाक सी बन गई। और उन लोगों क्यों फेक हुए? नहीं क्यों फेक, मुझे बताइए क्यों फेक? नहीं क्यों फेक, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि जमात से आए थे इसलिए फेक? नहीं फेक है। नहीं क्यों फेक? इसलिए क्योंकि नर्सेज ने शिकायत की थी, क्योंकि महिलाओं ने शिकायत की थी, क्योंकि सीएमओ ने शिकायत की, क्योंकि प्रशासन ने शिकायत की। क्यों फेक लगे सर? प्रदेश की बात कही है और उसमें कहा कि 11 लोग हैं और उसमें कोरोना पॉजिटिव जिसमें जमात के हैं, लेकिन वहां तो सिर्फ पेशेंट ही एक निकला। आपकी जी न्यूज की ये बात है। दूसरा चीज, फिरोजाबाद पुलिस ने आपको लताड़ा कि आप हमने गलत फहमी फैलाना बंद करें लोगों के बीच में और अपनी ट्वीट डिलीट करिए, जमात से कोई रिलेटेड नहीं है। बरेली के बारे में आप लोगों ने यही कहा, बरेली से भी ये रिपोर्ट आ गई। तो आप लोगों ने जिस तरीके से इसको माहौल को जिन्होंने थूका था वो क्रिमिनल थे ना, मतलब जिन्होंने थूका वो क्रिमिनल थे ना, वो जमाती होने के नाम पे क्रिमिनल थे ना भाई, वो जमाती होने के नाम पे क्रिमिनल थे कि नहीं थे? मुझे एक बात बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, कानपुर में जिन्होंने थूका वो क्रिमिनल थे कि नहीं थे? इंदौर में जिसने खड़े होकर के ऊपर से पत्थरबाजी करी डॉक्टरों की टीम के ऊपर, थूक के डॉक्टरों को भगा दिया, वो क्रिमिनल थे कि नहीं थे जो जमात से लौटे थे? मुझे एक बात बताइए। नहीं, आप तो बात पूछना नहीं, सुनना नहीं चाह रहे ना, आप सवाल करते रहिए, मैं चुप बैठा रहूंगा। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो डॉक्टर्स पर थूक रहे थे, डॉक्टर्स पर जो थूका, क्या वो क्रिमिनल थे कि नहीं थे? सचिन जी वो वीडियो फेक निकली, आपको मालूम नहीं है? वो 28 फरवरी की वीडियो है मुंबई की। वाह, आप यहाँ जर्नलिज्म कर रहे हैं तो जेन्युइन बातों को रखें ताकि देश के सामने सही बात आए। ऐसे में क्या होता है जब मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता था कि शायद मुजीबुर रहमान मुझे ये लगता था वसीम रिजवी की शायद मुजीबुर रहमान आज थोड़ा जागेंगे, आज इस पुलिस वाले को देख करके उनका दर्द जागेगा कि देखिए वो लोग जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, घर बार छोड़ करके सामने खड़े और हम उन्हीं की जान के पीछे पड़े हैं। वो लोग जो थूक रहे थे उनका बचाव कर रहे थे क्योंकि वो मुसलमान है। मुझे लग रहा था आज जाग जाएंगे, लेकिन ये बताने पर अभी भी वही चश्मा पहन करके धोले हैं कि अगर वो नहीं किया होता वसीम रिजवी, अगर उस वक्त मुसलमान समझ करके उन क्रिमिनल्स को नहीं बचाया होता तो शायद आज ये घटना सामने ही नहीं आती। वसीम रिजवी देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी आज पंजाब में हुआ ये वहां की जो लोकल पुलिस थी उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर सख्ती बरते। किसी तरह से जो कोरोना हमारे वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं इस वक्त हमारी जिंदगी बचाने के लिए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए, इस देश के हर नागरिक की जिंदगी बचाने के लिए, डॉक्टर्स, नर्स, जो सिस्टर्स, जो हमारे लिए अपने घर बार को छोड़ के एक मैदान में, एक जंग का मैदान हिंदुस्तान हो चुका है और उस मैदान में वो सख्ती के साथ में लड़ रहे हैं। अगर हम उनके ऊपर हमला करेंगे, हम उनके ऊपर थूकेंगे, नर्सों को नंगा होकर दिखाएंगे या हम वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। देखिए देश पहले से ही इस बीमारी से जूझ रहा है, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जमातियों से धरपकड़ में जूझ रही है पुलिस। जमातियों की वजह से हम प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो चुकी है। हर चीज को नकारते रहना कि ये साहब ये जमातियों को उन्हीं ने मुसलमानों से जोड़ दिया, अब यही जो घटना हुई है इसको अगर सरदारों से जोड़ दिया जाए तो फिर एक धार्मिक मामला खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इसको सरदारों से, पूरे सरदारों से, सिख समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता। उसी तरह से जमातियों को पूरे मुसलमानों से नहीं जोड़ा जा सकता। जमातियों ने जो किया वो हिंदुस्तान के ऊपर कलंक है और आज भी देखिए वो लोग जो कर रहे हैं उसका बचाव चाहे जितना भी किया है ये लोग करें, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी केजरीवाल को भी आप नकारोगे। आप महाराष्ट्र के केसेस देख लो, तमिलनाडु के केस देख लो, उत्तर प्रदेश के देख लो, स्वास्थ्य विभाग आंकड़े बताता है, साथ में जमातियों के फी संख्या हमको बतानी पड़ती है कि साहब जमाती उसमें से इतने हैं। तो इतनी बड़ी साजिश करके जो देश को एक खतरे की तरफ ढकेल दिया गया, तो इसको हम इस्लामिक उनका जिहाद कह ले या उनकी इस्लामिक मानसिकता कह ले, हम उसको कोई भी नाम दे, ये तो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त तो हम लोग सिर्फ जंग की एक जंग लड़ रहे हैं। हर इंसान परेशान है, हर आदमी को मौत का खतरा जो है मंडराया हुआ है। देखिए सिर्फ और सिर्फ हमको इंसानियत अपने में पैदा करनी पड़ेगी। अगर इंसानियत हम अपने में पैदा करेंगे तब इस वायरस से हम लड़ पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की हैवानियत की हरकतें अस्पतालों में या पुलिस के ऊपर हमला करना, डॉक्टरों के ऊपर हमला करना आती रहेंगी तो हम ये समझते हैं कि हम उतने ही पीछे चले जाते रहेंगे और खुद इस जंग को हारने की तरफ ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। तहसीन, जो मेरा सवाल था उस वक्त आप तक पहुंचा नहीं था, कब तक जो है धर्म का नाम देकर इनको बचाते रहेंगे सर? जी
जी, बहुत अच्छा सवाल है सचिन जी, और बहुत आपने सही सवाल पूछा। धर्म का नाम देखकर किसको भी नहीं बचाना चाहिए, ना राजनीति पार्टी से, एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है उसको बचाना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आपको दो चीज कहकर। यहां भी मेरे पहले वसीम भाई कुछ बात कह रहे थे महाराष्ट्र को लेकर, फैक्ट चेक कर दीजिए। महाराष्ट्र के वजीर आला चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि यहां पर जो केसेस है ये कोरोना के केसेस जमात को लेकर नहीं है। लेकिन फेक न्यूज की बात मैं नहीं करूंगा। मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि जमात के लोग आतंकवादी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद में दूसरा सवाल पूछूंगा। मौलाना साहब जो सबसे बड़े आतंकवादी हुए, उस हिसाब से उनको अजीत डोवल साहब मिलने के बाद देश लॉकडाउन में निजी गाड़ियां, ट्रेनें, बसें, प्लेन नहीं चल रहे, ये डिसअपियर कहां से हो सकते हैं? वजीर आजम, प्रधानमंत्री के घर से जो व्यक्ति 10 मिनट की दूरी पर था निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन से, अजीत डोवल देश के तीसरे सबसे शक्तिशाली आदमी को मिलने के बाद डिसअपियर हो गया। क्या अजीत डोवल निकम्मे हैं या मौलाना के पास जादू की शक्ति? दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में, मेरी बात को बिल्कुल मत काटना, आवाम को सुनने देना, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में हेल्थ सेक्रेटरी, उसको कोरोना हो जाता है, उसका बच्चा विदेश से आता है, वो दिखाती नहीं है। शिवराज सिंह चौहान उसे प्रेस करते, उसकी तारीफ करते। 41 आईएएस ऑफिसर्स अशोका होटल में क्वारंटीन है, सेल्फ आइसोलेशन में। हेल्थ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में नहीं है। बीजेपी के एक एमएलए 100 लोगों के साथ एक बर्थडे पार्टी मनाते, जन्मदिन मनाते। इनको भी हम आतंकवादी घोषित करेंगे या नहीं करेंगे? जी सबसे देश का नंबर 1 चैनल है। सचिन भाई, मैं कहता हूं तबलीगी आतंकवादी है, उनको अजीत डोवल ने भगाया। अब आप कहिए, ये जो जनरलाइज करके, सर आप जब जनरलाइज कर देते हैं तहसीन भाई, जब आप इसको जनरलाइज कर देते हैं तभी तो ये भी आतंकवादी नहीं सर, तभी इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मैं कह रहा हूं जब आप जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि आम मुसलमान या आम वसीम रिजवी भी तो मुसलमान बैठे हैं, आप भी तो हैं और तमाम लोग भी हैं, वो कहते हैं कि मुझसे क्यों जोड़ते हो, वो कह रहे हैं मुझसे क्यों जोड़ते हो। जमात अगर 20,000 लोगों ने अटेंड की, अगर वहां पर जो है निहंग सिंह जो है वो एक सिख परंपरा का गुरु है। मुझे एक बात बताइए सिंह साहब, आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि जब चीजों को जनरलाइज कर दिया जाता है कि एक आदमी को ऑड वन आउट करने की बजाय जनरलाइज करके तब आप ये कह देते पूरी जमात ही आतंकवादी है, यानी कि आप उन लोगों को बचा रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स को मार रहे हैं। सिंह साहब, क्योंकि मैंने तो एक भी सरदार नहीं देखा जो सामने आकर के कह रहा है कि नहीं ये पूरी निहंग सिंह पर हमला है या फिर ये पूरी सिख जाति पर हमला है। नहीं, मैं तो शुरू में कहा कि वो निहंग सिंह है तो भी वो गलत है। हम तो कह रहे हैं वो जो है वो गलत है, वो सिंह नहीं हो सकता। इनको तबलीगी कहते हुए क्या दिक्कत है? इनको शर्म आती है तबलीगी के नाम से? सच ये है कि आज देश के अंदर जितने लोग कोरोना से ग्रस्त हैं उसके ज्यादातर के तबलीगी से संबंधित हैं, पर ये मानेंगे नहीं इस बात को। इनको तो तबलीगियों को डिफेंड करना है, ये तो कौम के नाम पे किसी हद तक जाएंगे। डीजीपी विक्रम सिंह, अगर तमाम चीजें देखी जाए सर, दे आर द क्रिमिनल्स। मैंने सुनिए, अच्छा ठीक है, जवाब दे दीजिए। तबलीगी आतंकवादी है। अब सुनिए ना, मुझे जवाब देने दीजिए ना। बोलिए। मैं कह रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं, तबलीगी के जो लोगों ने ये गलत काम किए वो आतंकवादी है। उस हिसाब से अजीत डोवल एक आतंकवादी को मिलकर उसे कैसे भागने देते, ये सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, जिस आईएएस ऑफिसर ने 41 आईएएस ऑफिसर्स को बीमार कर दिया, जिस आईएएस ऑफिसर ने झूठ बोला, उसकी तारीफ शिवराज सिंह चौहान करते, जो बीजेपी एमएलए लॉकडाउन में पार्टी करता है हजारों लोगों के साथ, तो उनको भी तो आतंकवादी कहिए। मैं कह रहा हूं आतंकवादी आपको कहिए कि गलत मिलकर ठीक हो जाते हैं क्या? बीजेपी के मैं तो कह रहा हूं कि वो भले मंदिर का वीडियो आया हो, भले वो मस्जिद का वीडियो आया हो, भले वो जमात का वीडियो आया हो, भले वो निहंग सिंह हो, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि वो सिंह नहीं हो सकता या फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। कम से कम उसको शील्ड देना बंद कीजिए, क्योंकि विक्रम सिंह साहब वो सिर्फ एक क्रिमिनल हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर हमने वो ट्रेंड सेट किया होता, नहीं तहसीन एक सेकंड सुनिए आप, अगर हमने ये ट्रेंड सेट शुरू से किया होता पूर्व डीजीपी साहब की, अगर शुरू से ही हमने यहां पर क्राइम जो है इसके ऊपर 0 टॉलरेंस रखी होती, आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि गाड़ी ऐसे बैरिकेड से चढ़ा करके और एक एसएचओ का जो है हाथ काट देता। सचिन जी, बड़ी उम्दा बात कही आपने। आपके प्रोग्राम को पूरा देश बड़ी बेकरारी से देखता है और ये कातर दृष्टि से देखता है कि तहसीन पूनावाला साहब और अन्य विद्वान प्रवक्ता ये कब कहेंगे अपराधी अपराधी है और इसको ऐसी सजा दी जाए कि एक नजीर बन जाए, दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न करे। पटियाला की हुई घटना की मैं भर्त्सना तो करता ही हूं और मेरा मशवरा होगा पंजाब पुलिस को कि 332, 307 रासुका
और इसके अलावा अन्य सुसंगत धाराओं में ऐसी कार्रवाई करें कि इनके इंतजाम 10 साल तक इनका पूरा हो जाए। एक्साइज एक्ट के अंतर्गत क्योंकि शराब भी बरामद हुई है, तलवार का कृपान का नाजायज इस्तेमाल हुआ है, ऐसी नजीर कायम करें कि जो कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे हमारे कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ। हम कब वो दिन सुनहरा आएगा कि अपराधी को अपराधी कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ये जमाती है, ये निहंग है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये इस जात का है, ये उस जात का है। आईपीसी में, सीआरपीसी में कहीं लिखा है कि किसी को कोई छूट है, ये कोई इम्यूनिटी है, किसी को नहीं है। विद्वान पैनलिस्ट कृपया इस बात का ध्यान दें, अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करें, और ये जिम्मेदारी कानून की है कि एएसआई हरजीत सिंह की एक एक कतरे खून का बदला लिया जाएगा। और जिन लोगों ने तलवार निहंग को इस तरीके से दुरुपयोग किया है, नेस्तनाबूद कर दीजिए ऐसे लोगों के मंसूबों को, दोबारा कोई दुस्साहस न करे। सचिन जी, आप पूरा देश देखता है, ये उम्मीद करता है कि ज़हनी ईमानदारी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाएं सब लोग। और सब लोग ये कहते हैं कि अपराधी अपराधी है, चाहे किसी बिरादरी का हो। इसको कहने में क्या दिक्कत है कि क्या कोई छूट मिली है पुलिस कर्मियों को, हमारी जात के क्या किसी को छूट मिली है? इस देश में किसी को कोई छूट नहीं मिली है। और अगर किसी ने गलती की है, उस गलती का खामियाजा और उस गलती की सजा दूनी मिलनी चाहिए। आईएएस अफसर हो तो चौगुनी मिलनी चाहिए, आईपीएस अफसर हो या राजनेता हो उसको उससे ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश आज कुर्बानी मांग रहा है इस बात की। अगर आप ऊंचे ओहदे पे हैं तो ऊंचा चरित्र और ऊंचा व्यवहार भी दिखाइए, और अगर ऊंचा व्यवहार और चरित्र नहीं दिखा सकते हैं तो अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए तुरंत, फौरन से पेश तर, क्योंकि देश आज बिल्कुल स्पष्ट चाहता है कि नहीं, और डॉक्टर मलिक, अगर आप जैसे लोग ही मना कर दें कि हम इलाज नहीं करते, मुझे एक बात बताइए ना, जो लोग थूकते हैं, जो लोग पत्थर फेंकते हैं, जिन लोगों ने आज हाथ काट दिया, सचिन जी, ये इन्हीं के बचाव के लिए ना। एक सेकंड आता हूं सर, डॉक्टर मलिक। देखिए, मैं चीजों को प्रॉपर परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूंगा। देखिए सचिन जी, एक तरफ तो हमारा देश जो है वो काफी लोग उसके अंदर बेचारे इस सब समस्या में हैं। आप देखिए विश्व में कितने लोग मर रहे हैं, आज हम क्यों बचे हुए हैं? आप ये देखिए अमेरिका के अंदर 20,000 मौतें हो गई हैं, आज हम क्यों बचे हुए हैं? हम केवल बचे हुए हैं इसलिए कि आज हमारे साथ में कुछ वॉरियर्स हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, चाहे वो पुलिस के भेष में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हमारी बहनें नर्सें हों, वो आज कोरोना वॉरियर और हमारी पब्लिक के बीच में खड़े हैं। तभी आज केवल दुख की बात है कि लगभग 250 मौतें हो गई हैं, लेकिन तभी आप केवल 250 मौतें हुई हैं। विश्व भर में देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी मौतें हुई हैं, उस वजह से सिर्फ ये वॉरियर हैं। अब दूसरी चीज पे आते हैं, अगर आप बताइए कि इन्हीं वॉरियर के ऊपर जो अपनी जान की हथेली पे लेके अपनी जान की परवाह न करते हुए आपकी जान बचा रहे हैं, और अगर वो उन्हीं की आप जान लेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? ये अपराध से कहीं बड़ा अपराध है। दूसरी चीज, मैं एक बिग डिवाइड करना चाहूंगा क्रिमिनल्स और नॉन क्रिमिनल्स के बीच में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है। देखिए, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं भी वॉरियर हूं और हम लोग भी पेशेंट्स को देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बिग डिवाइड करना चाहूंगा, या तो वो क्रिमिनल है या वो नॉन क्रिमिनल है। इसके बीच में मजहब कहां से आ गया? इसके बीच में जाति कहां से आ गई? क्या धारा लगाने से पहले आप जाति देखते हैं? क्या धारा लगाने से पहले रिलीजन देखते हैं? और एक क्रिमिनल को आप डिफेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इन लोगों को आपके माध्यम से सचिन जी कहना चाह रहा हूं, जितनी सख्त से सख्त जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर वार कर रहे हैं, उनको जितनी सख्त से सख्त सजा हो वो होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। अगर हमारी नर्सों के साथ किसी ने भी अभद्र व्यवहार किया, अश्लील बात की, देखिए कितनी गलत बात है। वो बेचारी घर बार छोड़ के अपनी जान हथेली पे रख के आपको कर रहे हैं, और सर आप अश्लील बातें कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। सर आज 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके पहले वाले केसेस तो छोड़ दीजिए, कानपुर छोड़ दीजिए, इंदौर छोड़ दीजिए, गाजियाबाद छोड़ दीजिए, तुगलकाबाद छोड़ दीजिए, जो तमाम इंसिडेंट और कितने सारे सामने आए थे। मुजीबुर रहमान जो ऐसा करे, वो कुछ भी हो, कम से कम धर्म के नाम पे तो छूट नहीं होनी चाहिए उसको। मैं दोबारा पूछता हूं अमित जी, मैं ये सचिन अरोड़ा नाम है मेरा, मुझे लगता है आप सचिन अरोड़ा। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे आप दूसरे लोगों को एकदम चुपचाप सुनते हैं ना, पूरा उनको बात कंप्लीट करने देते हैं। मैं इतनी टाइम तो नहीं लूंगा जितना बाकी लोग ले रहे हैं। 30 सेकंड आप मुझे अनइंटरप्टेड ना, बिल्कुल इंटरप्ट ना करें, बिल्कुल चुपचाप मेरे को आप सुने, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है तो मेरी बात भी आप तक पहुंचनी चाहिए और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आप बिल्कुल चुप रहते हैं और नहीं बोलते हैं। आप मुझे 10-30 सेकंड दें। कल आप ही के चैनल पे एक चीज दिखाई गई थी कि 2 लाख के करीब, कल तक 2 लाख के करीब जो है वो टेस्ट हुई हैं इंडिया के अंदर, रैंडम टेस्ट हुए हैं,
और उसमें से 4% लोग पॉजिटिव आए, सिर्फ 4%, जहां की इटली में 20% है। ये बहुत अच्छी चीज है कि सिर्फ 4%, यानी कि अगर 138 करोड़ लोगों का टेस्ट किया जाए हिंदुस्तान के अंदर तो तकरीबन 6 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो अब ये बताइए, जब हिंदुस्तान के अंदर 6 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो क्या ये जमात की देन है? मुझे मालूम है कि सरकार को बात पता है, क्योंकि 31 मार्च को सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही कि 1.25 करोड़ के करीब माइग्रेंट वर्कर जो है कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं हिंदुस्तान में। इसीलिए उन्होंने कोरोना के ऊपर न्यूज चलाने पे बैन किया था कि हमसे पूछकर ही चलेगी न्यूज, क्योंकि सरकार को पहले से मालूम है। किस्मत से सरकार को एक मरकज भी मिल गया जिसके पीछे छुप के अपनी नाकामी छिपाई जा सकती है, और मीडिया ने अपना खेल खेलना शुरू किया। मुजीबुर रहमान, आपने मेरे को कहा था टोकेगा मत, हालांकि मैंने आपको 40 सेकंड 50 सेकंड तक टोका नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको टोकना मुझे इसलिए बनता है। मैं दोबारा अपना सब्जेक्ट क्लियर कर दूं। जब आप ये कहते हैं कि देखिए जमात को निशाना बनाया जा रहा है, जमात थे क्या नहीं थे, तो सरकारी आंकड़े भी लेकर के बैठा कीजिए, जो कि मेरे पास हैं, बाकायदा कैटेगोरिकली मेरे पास हैं, जिसमें दिल्ली सरकार जब ये कहती है कि आज दिल्ली के इतने आंकड़े हैं, और उसमें बाकायदा वो बाइफरकेट करती है कि इतने उसमें से तबलीगी हैं। महाराष्ट्र सरकार ये बताती है तो उसमें बाइफरकेट करती है इसमें उसमें से जमाती हैं। लेकिन मेरी बात वो नहीं है। मेरा मानना उन लोगों से है जो लोग कोरोना वॉरियर्स पर, समझ रहे हैं ना आप, जो आपकी मेरी जान बचाने के लिए खुद लड़ रहे हैं, वो भले पुलिस वाला हो, एसेंशियल सर्विस वाला, वो डॉक्टर हो, जब उनकी जान से खिलवाड़ कर देते हैं और हम उन्हें धर्म के आड़ में बचाते हैं, मेरी डिबेट उस पर है। क्या उन लोगों को बचाना जायज है, चाहे वो जमाती हो, चाहे वो कोई निहंग सिंह हो? मुजीबर रहमान, सचिन जी एक मिनट, एक सेकंड आता हूं। सुनिए, जैसे आपने मुझे बात बताई, हाँ सुनिए, केजरीवाल ये कहते हैं कि इतने जमाती हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है WHO को लिस्ट दी, उसमें ये कहा कि इतने लोग जमाती हैं, तो WHO ने फटकार लगाई हिंदुस्तान को कि भाई इस तरीके से ना दें। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी हरकतें ना करने के साथ साथ ये ऐसी हरकत की जा रही है, जमात का इतना है कहा जा रहा है, तो इसका मतलब जरूर कोई साजिश है, जरूर कोई ऐसी चीज है जिसको जानबूझ करके उछाला जा रहा है, करा जा रहा है, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। सवाल कुछ भी पूछा जाए वसीम रिजवी, जवाब वही आएगा। फिर कहते हैं, फिर यहाँ विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मुझे बोलना नहीं दिया जाता। सवाल कुछ भी पूछा जाए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर, वो जो थूक फेंक रहा था, वो जो वहां पर पत्थर बरसा रहा था, या फिर जिसने आज वहां पर निशाना बनाया उस पुलिस वाले को, SI को, वो सारे क्रिमिनल्स हैं कि नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन उनके ऊपर जो है एक शब्द आप लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जमात से जुड़े थे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। अब मेरी गलत है, क्योंकि आपको धर्म लेकर के आना बीच में। वसीम रिजवी, क्यों सीधे तौर पर इनसे नहीं कहा जाता कि हाँ दे वर क्रिमिनल्स, दे आर क्रिमिनल्स, दे शुड बी ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल्स? कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल सचिन जी, अगर जिसने क्राइम किया है वो क्रिमिनल्स है। आज जो पंजाब का वाकया हुआ है वो क्रिमिनल्स है। अगर सिख समुदाय के लोग उनके बचाव में आते हैं तो गलत करेंगे। उसी तरह से जिसे हम कम से कम 15 दिनों से इस बात को देख रहे हैं कि जब से जमातियों का मामला हुआ, सिर्फ जमात के बचाव में कुछ लोग आ जाते हैं या उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं, ये बात गलत है। जमातियों ने जो किया वो क्रिमिनल्स है। वो आज भी आप देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ फॉरेनर, जिसमें मलेशिया के लोग थे, थाईलैंड के लोग थे, उनको आज जेल भेजा गया। आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा है, बहराइच के लोग थे वो जो जमात से जुड़े हुए थे, उनको क्वारंटाइन करके आज उनको जेल भेज दिया गया, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उन्हीं ने आके हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की एक्टिविटीज की वो हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ थी। तो जिस तरह से अगर आप चाहे हिंदुस्तानी हो या बाहर से आए हुए हो, आपको हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना है। आप यहाँ के आवाम की, यहाँ के लोगों की जान से नहीं खेल सकते। जमातियों को बचाने वाले लोग खुद हैवानियत को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको ये नई बात कहनी चाहिए। जमातियों ने गलत किया तो कहो ना खुल के कि जमाती गलत है, जमातियों ने ये गलत काम किया, उन्होंने ये एक इस तरह का काम किया कि पूरे देश को एक संघर्ष को और बढ़ा दिया, हमको एक मौत के करीब लाने का काम किया है। अगर ये बातें हैं तो आपको कहना चाहिए। हर तरफ से बातें निकल के आ रही है। तमिलनाडु में देखिए 90 से 80-90% जो है वो जमाती है। अब आप उसको भी कह दो सब झूठ है। आप हर वारदात को जो जमाती करते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव, डॉक्टर के ऊपर बदतमीजी, नर्सों के साथ में अश्लील हरकतें जो भी करते हैं, सिर्फ ये लोग मुंह उठाकर आके बैठ जाते हो, कहते साहब गलत है, साहब गलत है, ट्वीट ये हुआ था उसका जवाब। ये सारे बचाव के रास्ते क्यों ढूंढते? जिनको ये नहीं दिखाई देता इतनी बड़ी वारदात जमातियों ने कर दी, तो कम से कम उसको मुसलमान से ना जोड़ते हुए जमातियों को कम से कम गलत तो कहना चाहिए। आज सिख समुदाय का कोई भी एक व्यक्ति हमको सुबह से नहीं टीवी चैनल पे दिखाई दिया ये कहता हुआ कि जो इन लोग ने किया है, वो जो वहां पर वारदात की है वो गलत की है, उसको उन्हीं ने सिख समुदाय से जोड़ के नहीं देखा।
तो जमाती कैसे इसको मुसलमान समुदाय से जोड़कर देखकर बेवजह की बहस करते हो, जमातियों का बचाव करते। आप तो क्राइम कर रहे हो, क्राइम के बाद उसको बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है तो इसका मतलब जो गलत है तो गलत है ना, दो गलत मिलकर के ठीक तो नहीं हो जाता ना। तहसीन सचिन सचिन भाई, मैं वसीम भाई की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जो गलत है वो गलत है, अगर वो जमाती व्यक्ति है कोई और व्यक्ति है। मैं हाथ जोड़कर वसीम भाई से एक सवाल पूछता हूं। वसीम भाई ने कहा कि जो गलत है वो गलत है, मैं उसको पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, उससे इत्तेफाक रखता हूं। तो फिर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आजम ने मार्च 15 को बोला, जो भी हमारे मुल्क में आए विदेश से, चाहे वो भारतीय थे या भारत के बाहर भारतीय थे या विदेशी थे, उनकी चेकिंग हुई। और फिर राजीव गौबा, मैं जी न्यूज़ से पढ़ रहा हूं, ने कहा 18 लाख लोगों की चेकिंग नहीं हुई। ये मौलाना की चेकिंग क्यों नहीं हुई? तो प्रधानमंत्री गलत है या नहीं है? जो गलत है वो गलत है, हमें बोलना चाहिए। दूसरी बात, महाराष्ट्र की हुकूमत ने इनको जमात के लिए परमिशन नहीं दी, लेकिन अमित शाह जी की पुलिस ने दी। जो गलत है हमें मानना चाहिए। तीसरी बात, और यहां पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, वसीम भाई, लॉकडाउन के बाद माननीय उत्तर प्रदेश के वजीर आला चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जाते हो और भीड़ के साथ वे जो राम जी की मूर्ति का शिलान्यास करते हैं, उसकी पूजा करते, एक बहुत बड़ी पूजा करते, लॉकडाउन के बाद 144 का वायलेट करते। जो गलत है वो गलत है, तो हम उसको भी कंडेम करें। मैं कह रहा हूं जमाती गलत है। और एक सवाल का जवाब दीजिए, जो आदमी आतंकवादी है, देश लॉकडाउन में कैसे भाग सकता है अजीत डोवल को मिलकर? ये 4 सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं विनम्रता से आपके सवाल का जवाब पूछता हूं, मांगता हूं। लेकिन जब आप इसन बट लगा देते ना तहसीन, बात यहीं पर आती है। हमें लगता है कि यहां पर एक मुश्त में आवाज उठानी चाहिए सर, वो कोरोना वॉरियर्स जो दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन दुख होता है ये तस्वीर देखकर जब उसमें भी इफ और बट आते हैं, उसमें भी 3 एग्जाम्पल कोट कर दिए जाते हैं कि नहीं ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं। मतलब वो लोग अगर इलाज करना छोड़ दें सर, अगर वो कह दें कि हमारे साथ बदतमीजी की जाती, बदसलूकी की जाती है और उसके बाद हम इलाज नहीं करेंगे, पता लगेगा सर ये बदतमीजी करने वाली जमात जाती कहां है। एक सेकंड, आरपी सिंह कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद आता हूं वसीम रिजवी। मुझे सीधा पूछा, तसीम बार बार डिफेंड करते हैं जमातियों को और उसका पहले ड्रॉ करते हैं। तसीम अपने घर पे पेंट डालकर घूमते हैं अपने घर वालों के सामने, आप शर्म नहीं आती है आपको? आप क्या कंपेयर कर रहे हो किसके साथ? हम जब कह रहे हैं कि जिन्होंने आज किया वो गलत किया, उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कानूनी जुर्म है, वो हैवानियत है जिसने जो आज किया। वैसी जो जमाती जो नर्सिस के सामने पेंट उतार रहे हैं, पतलून उतार कर घूम रहे हैं, उससे बड़ी हैवानियत हो नहीं सकती। और जब तुम डिफेंड करते हो तो मुझे लगता है तुम भी वैसे ही घटना करके अंदर रखते। कुछ शर्म करो, पढ़े लिखे हो तो ऐसी बात करते हो। दूसरी बात, ये कहा था कि आप थूकेंगे, पत्थर मारेंगे। मैं जवाब दे दूं? आप किस बात कर रहे हो तसीम? मैं जवाब दे दूं? बोलिए तसीम। मैं जवाब दे दूं? आप लोग बार बार कहते हो कि अश्लील हरकतें हुई, कुछ इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियोस व्हाट्सएप पे चले। फैक्ट चेक पे पता चला कि ये जो वीडियो है पाकिस्तान के है, ये गलत वीडियो है। आप मुझे इस चैनल पे बता दीजिए, ये देश का नंबर 1 नर्स पाकिस्तान की थी, गलत खबर नहीं चला था। नहीं वो नर्स पाकिस्तान की थी, गाजियाबाद के सीएमओ पाकिस्तान के थे जो वीडियो कैमरा में, बताइए ना। और जिसने वो वीडियो, सुनिए, पाकिस्तान के वीडियो थे, वो वीडियो पाकिस्तान के फैक्ट चेक से हुआ। ये बात, या तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको, आप वो वीडियो आज चला दीजिए। मैं कह रहा हूं ये गलत लोग हैं, मैं दूसरी बात दोबारा कहता हूं, मैं मानता हूं कि ये लोग गलत हैं, इन्होंने गलत काम किया है। लेकिन सवाल हम अमित शाह से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे कि जो लोग निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के पास से डिसअपियर कैसे हुए, इनको परमिशन मार्च 12 को क्यों दी गई? हम पूछेंगे या ये सवाल नहीं पूछेंगे? या इस जमहूरियत में हम अमित शाह, नरेंद्र मोदी सर और अजीत डोवल सर से सवाल नहीं पूछ सकते? तो पूछेंगे सवाल। मैं तो किसने मना किया सवाल पूछिए, लेकिन उसी सवाल पूछने की आड़ में जब इनको आप सेफ पैसे दे देते हैं, वो लोग जिस कारण से आप घर पे सुरक्षित बैठे हैं, वो लोग जिस कारण से हम यहां पर सुरक्षित बैठे हैं, और वो सड़क पर होकर के अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं जरा, एक बार फुल स्क्रीन पे दोबारा तस्वीरें डाल देते हैं। मुझे लगता था कि तहसीन आज कम से कम दिल जो है दहल उठेगा इन तस्वीरों को देख करके। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 रॉन्ग मिलकर के राइट नहीं हो सकते। ये देखिए गलती क्या थी इन पुलिस वालों की कि यहां पर ताकि आप घर पे बैठे लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, और हाथ करके रोका और इनके ऊपर जो है किरपान से हमला कर दिया। क्या गलती थी वो डॉक्टर्स की टीम की जो घर पे पहुंची थी, जिसके ऊपर पत्थर बरसाए गए और थूक फेंकी गई? डीजीपी विक्रम सिंह, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक शातिर दिमाग आदमी अपने भागने के रास्ते पहले इंतजाम कर लेता है,
किसी के जरिए हमने फेक वीडियो डलवा दिया व्हाट्सएप में, आप कह दे ये तो वीडियो फेक है। क्या नर्सेस की कंप्लेंट फेक है? क्या सीएमओ का बयान फेक है? यौन अपराध में तहसीन साहब पीड़िता का कह देना कि यौन अपराध हुआ है पर्याप्त साक्ष्य है। सीसीटीवी फुटेजेस हर अपराध में जरूरी नहीं है। जितने कत्ल होते हैं किसी में सीसीटीवी मिलती है, मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो उसके आधार पर एक्विटल नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, और अगर नर्सेस कह रही हैं कि ये इस तरीके की हरकत हुई है, सीएमओ कह रहा है, तो हमें इस फेक वीडियो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के जो नकलची लोग अपने पर्चे भेजते हैं बचाव का रास्ता तैयार करने के लिए, वो एक बचाव नहीं हो सकता है। कम से कम आज एक मौका था कि आप साफ गोई से ये कहते हैं कि इन्होंने गलती की है और कानून के मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या बेकरारी है कि उनके बचाव में पूरी शिद्दत के साथ सब लोग चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं कि इनके ऊपर आंच ना आए। ये चलने वाला नहीं है तहसीन साहब। जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी, चाहे कितना ही शीर्षस्थ या रसूखदार बचाव करने वाला क्यों ना हो। बचाव करने वाले के ऊपर भी बाढ़ का पानी आता है। ऐसे सिर पैर के बचाव करने से जरा आए। सर जी सर फरमाइए। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप जानते हो व्यक्तिगत तौर से। मैं कहता हूं इनको सजा मिलनी चाहिए, मेरी बात को सुनिए। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, मैं मानता हूं इनको सजा मिलनी चाहिए, नो इफ्स नो बट्स, इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं एक जमहूरियत में रहता हूं, एक लोकतंत्र में रहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सर आप एक ऑफिसर है, जब एक मुख्यमंत्री लॉकडाउन को वायलेट करता है, 144 को वायलेट करता है, भीड़ लेकर जाकर वो पूजा करता है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए या संविधान में अलग प्रावधान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं सर, लेकिन जब एक बीजेपी का एमएलए हजारों की भीड़ में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करता है आज से 2 दिन पहले, उसको भी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? ये मैं आपको पूछ रहा हूं सर, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं कहता हूं वो आतंकवादी है, अब आप भी मुझे ज्वाइन करें ये भी आतंकवादी है, बोलिए सर। अगर किसी ने कानून का ब्रीच किया है, अगर किसी ने कानून का ब्रीच किया है, अगर किसी ने कानून का ब्रीच किया है, 144 में जाने के पहले वांछित इजाजत नहीं ली है, योगी आदित्यनाथ ने किया है तो गलत किया है। योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगर इन्होंने योगी आदित्यनाथ से ज्यादा लोग, योगी आदित्यनाथ और ये योगी आदित्यनाथ और ये कोरोना पर थूकने वाले, कोरोना पर पत्थर बरसाने वाले, ये एक हो गए, है ना? अगर किसी मुख्यमंत्री ने, आपको लगता है कि वहां पर लोग थे या फिर कॉन्फ्रेंसिंग हुई, आज की आपने तस्वीरें नहीं देखी होंगी, तो इसका मतलब वो जो नियंग सिंह था जिसने आज हाथ मार दिया, तो वो जायज हो गया। वो लोग जो कि जमात से जा के ये कह रहे हैं कि भैया थूको जितना हो सकता है और इसको फैलाओ, वो जो फिदाइन कोरोना थे तब वो जायज हो गए तहसीन की नजर में, है ना डॉक्टर रवि मलिक? ये इंसाफ की बात नहीं कर पाएंगे, नहीं है इनमें इतना दम, ये तो गुलाम है। देखिए मैं डिस्कशन को एक थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य देना चाहूंगा। सचिन जी, डायरेक्शन इस तरफ हमारी जानी चाहिए कि कोरोना वॉरियर, मैं भी तो कोरोना वॉरियर हूं, मेरे ऊपर कोई क्यों थूकेगा, मेरे ऊपर कोई क्यों पत्थर बरसाएगा, मेरी बहनों नर्सों के ऊपर कोई क्यों थूकेगा? मैं आपको एक चीज बता दूं, थूकना साधारण चीज नहीं है, इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। कोविड चलते हुए अगर आप किसी को थूक रहे हैं ना तो उसको रिस्क दे रहे हैं कोविड का, इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। इसके ऊपर दूसरी धारा लगनी चाहिए, साधारण चीज नहीं है। देखिए हमारी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर इस वक्त इस इमरजेंसी की सिचुएशन में जहां पे सब लोग सहमे घर पे बैठे हैं, उस वक्त हमारे कोरोना वॉरियर के ऊपर जो वार हो रहा है, मुद्दा उस चीज का है। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये उठा है कि एक बेचारे हमारे पुलिस वाले भाई की वो काट दी, हमारी नर्सों के सामने अश्लील हरकत कर दी, हमारी जान बचा रहा है, और उस आदमी की क्या गलती जो वहां पर उनको क्वारंटाइन करने के लिए जाता है और वहां पर जो है शौच करने लगते हैं, वहां पर जो है अश्लीलता करने लगते हैं वो लोग, वो अटेम्प्ट टू मर्डर उनके ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, एक सेकंड, मेरे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करना है। डॉक्टर मलिक, केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, वापिस आता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम कोशिश करके इनको कम करने की कोशिश करेंगे। खासकर हमारी स्ट्रैटेजी इस टाइम, हम लोगों ने दिलशाद गार्डन में एक प्रयोग करके देखा था। जब दिलशाद गार्डन में एक महिला विदेश से लौट के आई थी और उनके टच में आने वाले 6 या 7 और लोगों को कोरोना हो गया, तो उस पूरे एरिया को हमने सील कर दिया और वहाँ पे ऑपरेशन शील्ड हम लोगों ने लागू किया, जिसके तहत उस एरिया के अंदर आने वाले लोगों, उस एरिया के अंदर नहीं आ सकते थे लोग, अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते थे। सबके घरों में खाने की एसेंशियल सप्लाईज की गई
और वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया गया और उन सारे जो भी स्टेप्स उठाए हमने ऑपरेशन शील्ड के तहत, उसका नतीजा ये आया कि पिछले 10 दिन के अंदर जब से ऑपरेशन शील्ड वहाँ लागू किया गया, एक भी नया कोरोना का पेशेंट नहीं आया है। तो अब दिल्ली के अंदर कई इलाकों में जहाँ जहाँ पे हमें कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे हम बड़े स्तर के ऊपर उन सारे एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते जा रहे हैं। उन सारे एरियाज़ के अंदर ऑपरेशन शील्ड लागू करते जा रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल से 33 या 35 के करीब टोटल एरियाज़ में कंटेनमेंट जोन ऑलरेडी हो चुके हैं और हमने कई सारे और एरियाज़ बैठ के हमारी टीम्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर, और वहां भी बहुत सख्त तरीके से इसको ऑपरेशन शील्ड को लागू किया जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको काफ़ी तकलीफ, जो लोग उस एरिया में रहते हैं, आपको काफ़ी तकलीफ होगी। आपकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे। आपके घर घर तक एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सारे काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार की सेहत के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए। हम देख रहे हैं कि किस तरह से डेली पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2000 लोगों की मौत हो गई। हम नहीं चाहते कि इतनी भयावह स्थिति हमारे दिल्ली के अंदर आए। तो एक तरफ तो कंटेनमेंट एरियाज काफ़ी सारे बढ़ाने वाले हैं दिल्ली के अंदर आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर। जहाँ जहाँ से हमें पेशेंट्स मिल रहे हैं वहीं को उसी एरिया को हम कंटेनमेंट डिक्लेयर करेंगे। और दूसरा, हम बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, जिसमें इन सारे एरियाज़ के अंदर, ये एक तरह से रेड जोन्स हैं सारे हमारे जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, इनके अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन, सड़कों के ऊपर सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा जो एरियाज़ हमें हाई रिस्क जोन, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो हाई रिस्क जोन पाए जाएंगे, उन हाई रिस्क जोन को हम ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। रेड जोन तो वो हो गए जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, ऑरेंज जोन वो हैं जो कि हाई रिस्क जोन है, वहाँ पे भी हम सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारे को PI इंडस्ट्रीज़ एक हैं जिन्होंने हमें 10 हाईटेक जापानीज़ मशीन्स दी हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स दी हैं, जो एक मशीन 20,000 स्क्वायर मीटर प्रति घंटे के हिसाब से सैनिटाइजेशन कर देती है। इन 10 मशीनों को PI इंडस्ट्रीज़ का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये हमें ये फ्री में दे रही हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसके अलावा 50 मशीन हम दिल्ली जल बोर्ड की जो छोटी मशीन्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग 60 मशीनों के द्वारा दिल्ली के सारे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर और जो रेड जोन्स होंगे और हाई रिस्क जोन्स के अंदर हम लोग सैनिटाइजेशन का मैसिव प्रोग्राम कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सेहत के लिए हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्रयत्न हम कर सकते हैं, जो भी दूसरे देशों से सीखने को मिलता है कि ये भी किए जा सकते हैं, वो सभी प्रयत्न हम कर रहे हैं। साथ साथ आपको जो गरीब लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए भी सारे प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं गरीबों को खाना डेली खिलाया जा रहा है, लंच और डिनर खिलाया जा रहा है। 71 लाख लोगों को राशन दे दिया गया है, जो दिया जा रहा है, जो कि राशन कार्ड होल्डर हैं। लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड होल्डर नहीं हैं, उन्होंने अप्लाई किया है राशन लेने के लिए, उनको भी राशन दिया जा रहा है अलग अलग स्कूलों के माध्यम से। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5-5 हज़ार रुपये दिए गए थे। और आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये ग्रामीण सेवा वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सब लोगों को जिन के पास 2 कंडीशंस हैं, वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, करंट होना चाहिए, और जिनके पास वैलिड करंट बैज है। कई लोगों के बैज एक्सपायर हो गए, उनको नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर इसका मतलब वो ड्राइवर का काम नहीं कर रहे। जिनके पास वैलिड करंट बैज है और जिनके पास वैलिड करंट
तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की दिल्ली को कई एरियाज में डिवाइड किया गया, जिसमें रेड कंटेनमेंट जोन भी है, ऑरेंज भी है, और उसी हिसाब से सैनिटाइजेशन की जाएगी। डॉक्टर मलिक अपनी बात पूरी कर लीजिए। यहां पर एड ऑन ये करता चलूं कि एक तरफ सरकार, एक तरफ डॉक्टर्स ये कोशिश करते हुए या फिर ये बताते हुए कि अगर डॉक्टर्स ने एहतियात ना बरती होती, अगर इस वक्त जो है स्थिति वैसी ना होती जैसा अब डॉक्टर्स की वजह से है, तो शायद ये केसेस लाखों में होते। और यहां पर फिर भी कुछ लोग बैठ जाते हैं जो कि थूकना, फेंकना, पत्थरबाजी और मारना डिफेंड करने लगते हैं। अगर हमारे डॉक्टर वॉरियर साथ में ना होते, हमारी नर्सें बहनें ना साथ में होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ी चीज है, हम अपनी जान पे खेल के आ रहे हैं। आप बताइए, इस वक्त कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा, डरे सहमे हुए हैं, लेकिन हम लोग बाहर जाते हैं और कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद अगर हमारे ऊपर थूके हों या उसके बाद में हमारे ऊपर पथराव हो, तो ये कहां का? हम लोगों की भी आंसरेबिलिटी है, अपनी ड्यूटी की तरफ आंसरेबिलिटी है, अपनी हिपोक्रेटिक ओथ की तरफ आंसरेबिलिटी है, पुलिस की आंसरेबिलिटी है अपनी ड्यूटी की तरफ, अपने सीनियर्स की तरफ। वो कैसे बिना कर्फ्यू के पास के उनको जाने दे? कैसे डॉक्टर जो है अलाउ कर देंगे जो कोविड का पेशेंट है उसके साथ ना लड़े? तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और हम सबको ये देखना बड़ा जरूरी है कि इसके अंदर कोई धार्मिक बात ही नहीं है। कोरोना क्या धर्म देख के आ रहा है क्या? कोई भी नहीं आ रहा। डॉक्टर क्या धर्म देख के इलाज कर रहा है क्या? धर्म कहां से आएगा? कोई धर्म नहीं है इसमें। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर पे थूकता है, मारता है, उस वॉरियर को भगाता है, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, नेमिंग शेमिंग होनी चाहिए। मुझीबुर इसको लेकर के तो बिल्कुल ठीक बात है। मुजीबुर इसको लेकर के तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा ना आपके ऊपर। अगर हम उनको मुजीबुर रहमान, इसको लेकर के तो कोई डाउट नहीं होगा ना आपके दिमाग में? जो थूके, पत्थर फेंके, कोरोना वॉरियर्स को इस तरीके से टारगेट करे, जैसे वो भले निहंग सिंह हो, भले वो कोई जमात से जुड़े या फिर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। बिल्कुल सही बात है। मैं कहना चाहूंगा, कोई किसी भी, मैं आपको बता दूं, मेरे घर में 5 मेडिकल से एसोसिएटेड लोग हैं मेरे खुद फैमिली में, और 5 लोग जा रहे हैं। इवन उसमें एक कोरोना सेंटर में भी जो बनाया गया है उसके अंदर जा रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है डॉक्टर्स को सरकार के द्वारा, वो भी दुनिया को मालूम है। उनको पीपीई किट्स नहीं दी जा रही है, N95 मास्क नहीं दिए जा रहे हैं। इवन अभी नर्सेस का मामला सामने आया है। थूकेंगे उन पे। LNJP, आप बात सुनिए ना मेरी, आप कौन होते हैं थूकने वाले? LNJP हॉस्पिटल में नर्सेस को मिसबिहेव किया जा रहा है प्रशासन के जरिए, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है उनको। जो आज की तारीख में दिल्ली ऐसा प्रदेश बन गई है जहां पर सबसे ज्यादा मेडिकल प्रोफेशन के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार की लापरवाही की वजह से। ये तो थूकेंगे फिर आप, तो मतलब थूकेंगे नहीं, तो मतलब आपके घर वाले जा रहे हैं वहां पर, पीपीई किट नहीं है, आप ये कह रहे हैं मेडिकल से जुड़े हैं मुजीबुर रहमान, तो इसका मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई थूके? नहीं, इसका मतलब आप डिफेंड कर रहे हैं उनके ऊपर कोई थूके? पीपीई किट नहीं है तो उनके ऊपर थूको, है ना? पीपीई किट नहीं है तो उनके ऊपर थूको, क्योंकि वो जमात से जुड़े होते हैं, इसके ऊपर उनको पत्थर मारो। क्योंकि वहां पर नमाज के लिए कोई मना करे तो उसके ऊपर पुलिस पर हमला कर दो, है ना? तो पत्थरबाजी उनका सिर फोड़ दो। वाह वसीम रिजवी, न्यूज रियल है, वाह मुजीबुर, अपने चैनल के ऊपर न्यूज रियल है, चला दीजिए ना अपने चैनल के ऊपर, आप चैनल के ऊपर चलाइए ना। मैं तो कह रहा हूं मुजीबुर रहमान, आपने एक बार नाम नहीं लिया। मैंने आपको क्या कहा कि भैया ऐसा है कि जो कोई थूके कोरोना वॉरियर्स ऊपर, तो मुझे एक बात बताइए ना, तो सीधे तौर पर कहिए कि वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है। आप एक तरफा क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन आप दूसरी बात नहीं सुनना चाहते। जैसे दूसरी बात क्या होती है, तीसरी बात क्या होती है? दूसरी तीसरी चौथी बात क्या होती है? डॉक्टर यहाँ पर आपका इलाज करे, फिर उसके ऊपर आप थूक दे, फिर आप कहते मेरी दूसरी बात भी सुनिए। वसीम रिजवी, फिर उसके बाद आरपी सिंह। आपके ऊपर भी कर रही है, आप भी अपना एहसान माने। मेरे लिए नहीं कर रही है अकेले, आपके लिए भी कर रही है, पूरे देश के लिए। सर मुझे तो एहसान है, उनके लिए हैट्स ऑफ है, लेकिन ऐसे लोगों पर शर्म भी है, और ऐसे लोगों को चुन चुन कर कानून के हत्थे पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए लगातार जब तक ये निहंग सिंह हो, भले वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति, भले वो इंदौर से आया हो या फिर वो व्यक्ति वो जी गाजियाबाद में था जो वहां पर नर्सेस के साथ बदसलूकी कर रहा था, तो मैंने कहा कि उनके ऊपर भी वैसा ही केस होना चाहिए, और उन लोगों को भी एक्सपोज करना मेरी ड्यूटी है, जो लोग यहां पर बैठ करके उन थूकने वालों को, उन फेंकने वालों को, उन शॉट करने वालों को बचाने खड़े हो जाते हैं। सर इतनी बदतमीजी लोग पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं। वसीम रिजवी, आरपी सिंह। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। अगर के पहले दिन से जिस तरह से जमातियों के मामला सामने आए हैं, वहशियाना तरीका सामने आया है, डॉक्टरों को मारने का, नर्सों के साथ मिसबिहेव करने का, या पुलिस के ऊपर पथराव करने का, या डॉक्टरों के ऊपर पथराव करने का, अगर कि उसी वक्त से हमने उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े करना शुरू कर दिए होते, ये 4 लोग टीवी पर बैठकर डिबेट्स में बैठकर उनका बचाव ना कर रहे होते, तो ये मामला ना तो हिंदू मुसलमान बना होता। इसको हिंदू मुसलमान बनाने वाले कौन है? जो जमातियों के बचाव में आए हैं, ये कहते हुए कि वो जमाती मुसलमान है। आपने उनको
जमातियों से जोड़ा, किसी ने नहीं। जमातियों को मुसलमानों से किसी ने नहीं जोड़ा, किसी ने ये नहीं कहा कि साहब वो मुसलमान है इसलिए। यह कहा कि ये तबलीगी जमातियों, सही बात है, ये तबलीगी जमाती पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हिंदुस्तान में उन्होंने खतरा पैदा कर दिया। अगर उन्होंने किसी एक महामारी का फायदा उठाकर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की महामारी को बढ़ा दिया, तो वो तो जिहाद करना उनका एक मकसद है, वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो बहरहाल इसका मतलब इसका सिंपल सी बात है, नहीं फिर सिंपल सी बात है, और इसका सीधा साफ निर्णय यही है कि सर ऐसा है कि वो क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। अब तो तबलीग के नाम पे, जमात के नाम पे या किसी और धर्म के नाम पे अगर उनको बचाने वाला आता है, तो मैं तो कहता हूं कि अगर क्रिमिनल का कोई साथ देता है, क्राइम का कोई साथ देता है, तो उसका भी धर्म जो है क्रिमिनल का ही मानना चाहिए। मेरे पास वक्त इतना ही है, आरपी सिंह साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट देना चाहता था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड आरपी सिंह, 20 सेकंड और 20 सेकंड तहसीन, लास्ट 20 सेकंड से। अफसोस है कि तहसीन होने वाला जैसे लोग क्रिमिनल को बचाने के लिए खड़े जाते हैं और ऐसे शासन लाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत हो रहे हैं। और योगी जी जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत जा रहे हैं, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं उनके साथ जो पथलून उतारते हैं, उनके साथ जो थूकते हैं। अफसोस है इस बात का कि समझदार सूझवान लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं। 30 सेकंड, 20 सेकंड इनफैक्ट तहसीन, लास्ट कमेंट। जो आईएएस ऑफिसर जिनकी तारीफ शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों के ट्राइबल हिस्ट्री छुपाते, 41 आईएएस ऑफिसर एग्जाम में आइसोलेट करते, उसके खिलाफ भी मुकदमा लगना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर का, और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी मुकदमा लगना चाहिए तब इन लोगों को प्रमोट करने के लिए। तब इस निहंग सिंह के ऊपर मुकदमा होना चाहिए जिसने हाथ काट दिया, तब उस व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए जिसने थूक दिया, तब उस आदमी पर मुकदमा होना चाहिए जिसने पेंट उतार दी, तब उस आदमी पर मुकदमा होना चाहिए जो कि नमाज करने के लिए किसी ने रोका कि भैया कोरोना फैल जाएगा तो उसने पत्थर मार करके सर फोड़ दिया, तब होना चाहिए, है ना। ये जो तब, इफ और बट आता ना, वही सर आपकी और हमारी जान लेकर रहेगा किस दिन, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस वक्त में अगर हम सुरक्षित बैठे हैं, अगर कहीं अच्छी स्थिति में है, तो इन देवदूतों के कारण है और हमें उनका एहसान मानना पड़ेगा। इसलिए जी न्यूज ताल ठोक के मानता है कि कोरोना से लड़ रहे लोगों का सम्मान करें, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमेशा एकजुटता दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। छोटे से ब्रेक, खबरें लगातार जारी।